हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का सदिश अंतर। दो वेक्टरों को ग्राफी मेथड से कैसे उसका डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। अगर दो वेक्टर हैं यानी दो सदिश अगर दिए हुए हैं तो हम उनका डिफरेंस ग्राफी मेथड से किस तरह से ज्ञात करेंगे और फिर उसका हम मैथमेटिकल से एनालिटिकल मेथड से हम उसका एक बकायदा फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना। उस फार्मूले के हिसाब से जो आने वाले जो उसके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल है उसको करेंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सदिशों का अंतर सदिश। ठीक है ना। तो जैसे दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है तो जो चीज़ मिलती है वो भी वेक्टर राशि मिलती है, उसी तरह से दो सदिशों का अंतर जो होता है, परिणामी सदिश जो होता है अंतर का, वो भी एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना। तो सदिश अंतर आज हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उसको पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। और एक सवाल ये है जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में वो लिखा था लेकिन हल नहीं किया था, भूल गया था। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि दो असमान सदिशों का परिणामी सदिश शून्य सदिश नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है कि अगर दो असमान सदिश हैं यानी कि एक सदिश मैग्नीट्यूड में बड़ा है और दूसरा मैग्नीट्यूड में छोटा है तो उनका डिफरेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। क्योंकि दो समान सदिशों का डिफरेंस ही जीरो हो सकता है। तो दो असमान सदिशों का परिणामी सदिश शून्य नहीं हो सकता। अगर उसको जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो कुछ डिफरेंस बचेगा, क्योंकि उनको डिफरेंस जीरो कब होगा, जब दोनों का परिणाम सेम हो। ठीक है ना। और एक डायरेक्शन में हो। ठीक, तो नहीं हो सकता। दूसरा दिया है कि तीन समतली सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक समतली का मतलब एक तल में, जैसे ये एक वेक्टर इस तल में है, दूसरा वेक्टर इस उसी तल में है। ठीक है ना। और ये तीसरा है। ठीक है, मान लो ये तीसरा है। तो इन तीनों का परिणामी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे अगर हमें इसका परिणामी शून्य करना है तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये त्रिभुज का नियम लगाएं तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी को हम इस तरह से ऐड कर देते हैं, तो इसका जो परिणामी होता है वो त्रिभुज की तीसरी जो शेष भुजा होता है उसका विपरीत क्रम होता है। तो ये आर हो गया। ठीक है ना। ये आर वेक्टर हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब अगर तीन वेक्टर इस तरह से दिए हैं, समतली दिए हैं, तो कहने का मतलब वो शून्य नहीं होगा, यानी कि आर उनका परिणामी जरूर निकलेगा। लेकिन अगर इस क्रम में दिए हों, यानी कि त्रिभुज की तीन है, तीन वेक्टर को ऐड करना है मान लीजिए। ठीक है ना। और त्रिभुज का नियम अगर हम लगा रहे हैं तो पहला वेक्टर लेते हैं, या बहुभुज विधि लगाएं, तीन वेक्टर हैं दो से अधिक हैं तो, और ये बी के इसके अंतिम बिंदु से बी का प्रारंभिक बिंदु जुड़ेगा। ठीक है ना। डायरेक्शन और परिमाण चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके तीसरा क्या होगा, इसके सिर से इसका प्रारंभिक बिंदु जुड़ेगा। ठीक है ना। ये मान लीजिए सी वेक्टर है। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम परिणामी लें तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, आर वेक्टर, वही लेंथ, और इसकी डायरेक्शन इधर है और लेंथ वही है। तो देखिए परिमाण में दोनों सेम है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। परिमाण में सेम है, दिशा में क्या है, विपरीत है। असमान कहने का मतलब ये असमान होते, असमान का मतलब क्या है कि जिनका परिमाण समान नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है कि असमान है लेकिन परिमाण में, मतलब इसको कहते हैं प्रति समानता, निगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं। नेगेटिव वेक्टर वो होता है जो कि परिमाण में समान तो होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से इसका इन दोनों का परिणामी इधर आएगा और ये वेक्टर उसी के परिणामी के विपरीत दिशा में प्रदर्शित करेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि आर और सी तो बराबर है बाई परिमाण, लेकिन विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक तरह से रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो वेक्टर हो सकते हैं।
क्योंकि दोनों की दिशा डिफरेंस इसका अगर हम लेंगे तो 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर 3 वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन से दें इस तरह से एक समतल में हो तो वो क्या हो जाएंगे, वो कभी 0 नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसी के बराबर आएगा। और यही अगर विपरीत दिशा में दिया हो तो उसका परिणामी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 असमतली सदिशों का परिणामी 0 नहीं हो सकता। अब जैसे कहने का मतलब है कि 2 एक समतल में है, एक दूसरे समतल में है, तो इनका एडिंग करने पर और इसका डिफरेंस लेने पर भी वो कभी क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। कभी क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। अगर एक तल में होते तब ना, क्योंकि एक ही तल में हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। एक 2 वेक्टर एक तल में हो, तीसरा दूसरे तल में हो, तो ऐड कैसे करेंगे। तो वही कह रहा है कि असमतली, असमतली मतलब अलग अलग तल में हो तो उनका परिणामी 0 नहीं हो सकता। सही है कि उनका परिणामी 0 नहीं होगा, क्योंकि उनको हम ऐड ही नहीं कर सकते। पता चला 2 इस श्यामपट्ट पर है, यानी कि साइन बोर्ड पर है, तीसरा जो है दूसरे मतलब दीवार पर है, दूसरे प्लेन में है, तो कैसे ऐड करेंगे, ना उसका डिफरेंस हो सकता है ना ऐड। तो इसलिए ये बात है कि 3 असमतली सदिशों का परिणामी 0 नहीं हो सकता। देखिए एक सवाल है, इसमें ये सवाल के ऊपर कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सवाल ये है, और देखिए यहां से इसको कट कर दीजिए, b को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा और ये 0, यहाँ से बड़े सिंपल से 0, और यहाँ से देखिए b वेक्टर, इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो ये तो 0 होने ये 0 तो हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, तो ये 0, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो इसके पहले वाली वीडियो में नहीं हो पाया था। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में जानना जरूरी होता है। कभी कभी ऑप्शनल इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। असल में अब शुरू करते हैं हम सदिशों का सदिश अंतर। ठीक है ना, 2 सदिशों का सदिश अंतर के बारे में अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टरों का घटाना, यानी कि सदिशों का अंतर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। तो देखिए सदिशों का घटाना कोई अलग चीज नहीं है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 वेक्टरों का हमें डिफरेंस लेना है, तो एक वेक्टर तो आप खींच लीजिए जैसे वो दिशा और परिमाण में डायरेक्शन में दिया हुआ है। जिस वेक्टर को आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो करना क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन, अरे घटाना है तो आप क्या करें कि उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसमें ऐड कर दीजिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर दीजिए। तो पहला है ग्राफी विधि। क्या है, ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड है। अब जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर ये है। इस तरह से दिया हुआ है परिमाण और डायरेक्शन। लेंथ जो है परिमाण बताएगी, अब तीर को है डायरेक्शन में। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे कि पहले वेक्टर जैसा है उसको खींच लें। मान लो हमको ये निकालना है, a माइनस बी निकालना है या b माइनस ए निकालना है। ठीक है ना। तो जो a में से b घटाना है, तो पहले आप a को उसी तरह से आप पहले खींच लें जैसा दिया हुआ है, ये वेक्टर a है। अब क्या करना होता है इस तरह से, पहला जो मेथड है, कहने का मतलब प्रथम विधि इसको कह सकते हैं, कि आप क्या करिए कि जिसको घटाना है तो क्या करिए आप उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए। ठीक है ना। तो जब हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन विपरीत करते हैं तो उसके यहाँ सामने क्या लगा देते हैं, ऋण ऋण चिन्ह बताता है कि हमने वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। यानी कि अब अगर हम इस डायरेक्शन में कर देते हैं तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब ये 2 वेक्टर हमको मिल गए, अब इन्हीं को हमको क्या करना, ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इसके शीर्ष से इसकी पूंछ को मिला दिया, ये बन गया b माइनस बी। और परिणामी जो होता है पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष की ओर होता है, तो ये वाला हमारा परिणामी मिल गया a माइनस। सिंपल।
b माइनस ए लेना है तो पहले क्या करिए, आप b को खींचिए। हमने b को खींचा, अब इसकी डायरेक्शन को पलट दीजिए। इसकी डायरेक्शन को जैसे हम पलट देंगे तो ये उधर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब अगर हम इसकी डायरेक्शन को ऐसे ले लें तो ये हो जाएगा माइनस बी। तो b में से a को घटाना तो पहले हमने b खींचा, अब इसके सिर से इसके पूंछ को मिला दीजिए इसी डायरेक्शन में, तो ये माइनस a हो जाएगा। और परिणामी क्या होता है, परिणामी पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष की ओर होता है, तो ये r हो जाएगा अब यहाँ पे। और यहां से आप देख भी रहे हैं कि b माइनस ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है r का, इसको r डैश मान लीजिए, तो बहुत बराबर नहीं है। हालांकि मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होने की वजह से ये नेगेटिव वेक्टर बन जाते हैं, अपोजिट वेक्टर बन जाते हैं। यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन भी नहीं करते, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। पहले तो जानते हैं ऐड करने में क्या है, तो इसको ऐसे हमने बता दिया, इसको ऐसे बताना चाहिए था कि a में हमने क्या किया, ऐड किया माइनस b को, बात वही हुई। और यहां पर भी हमें क्या करना था, b में हमने ऐड कर दिया माइनस a को। तो पहला वेक्टर खींचते हैं, उसके सिर से दूसरे वेक्टर का पूंछ मिलाते हैं। परिणामी हमेशा पहले वेक्टर के पूंछ के दूसरे वेक्टर के शीर्ष की ओर होता है, ठीक है। एक दूसरी विधि है, द्वितीय मेथड क्या है, ग्राफी विधि से उसकी दूसरी विधि पढ़ते हैं। प्रथम तो हमने पढ़ लिया, प्रथम कुछ नहीं था, एक तरह से वो एडिशन ही था। जिस वेक्टर को घटाना उसकी डायरेक्शन को उलट करके उसमें ऐड कर दीजिए, तो उसका त्रिभुज विधि जो हमने बताया, समांतर चतुर्भुज त्रिभुज विधि का जो नियम वो लगेगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, मान लो जैसे दो वेक्टर परिमाण और डायरेक्शन में दिए हुए हैं इस तरह से कुछ, तो इसमें करते हैं क्या है कि किसी एक वेक्टर, दोनों में से किसी एक वेक्टर को उसके पैरेलली ऐसे शिफ्ट करते हैं कि दोनों के टेल मिल जाए, यानी दोनों के पूंछ क्या हो जाए, आपस में मिल जाए। तो सपोज करिए हमको जो है ये हम इस तरह से पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, तो उनका क्या होता है कि ये टेल दोनों वेक्टर की मिल गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किसको किस में से घटाया जाता है। जैसे अगर हमें सदिश अंतर चाहिए कि हम a में से b को घटाते हैं, a में से b को घटाते, तो एक बात ध्यान रखना है कि जिसमें से घटाया जाता है दूसरे वेक्टर को, परिणामी सदिश का शीर्ष जो है उसी वेक्टर के शीर्ष की ओर होता है। यानी कि जिसमें से घटाया जाता है उसके शीर्ष की तरफ परिणामी वेक्टर का शीर्ष होता है। तो देखिए a में से घटाया जा रहा है ना, तो इसके शीर्ष की तरफ परिणामी वेक्टर का शीर्ष होगा, तो यहाँ से r हो जाएगा a माइनस बी। अगर हमको सपोज करिए कि हमें b माइनस ए लेना है, यानी कि b माइनस ए लेना है, इसको r डैश कर लीजिए। तो क्या करना है भाई, इनको क्या करना है, एक वेक्टर है ही है a, इसको हमने पैरेलली शिफ्ट किया b को, ठीक, ये हो गया वेक्टर b। अब हमें r डैश चाहिए यानी b माइनस ए चाहिए, तो अब क्या करना, परिणामी किधर जाएगा, तो परिणामी उस वेक्टर के शीर्ष की ओर जाएगा जिस वेक्टर में से हम दूसरे को घटा रहे हैं। तो जैसे b में से a को घटा रहे हैं ना, तो शीर्ष हमेशा किधर जाएगा, b की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे r डैश जो हमारा बनेगा वो वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब यहाँ पर भी देखिए कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन दिशा में डिफरेंस है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर भी देखिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, और ये सहचर नियम का भी पालन नहीं करता। ये एक बात याद रखिएगा कि ये सहचर नियम का पालन भी नहीं करता, ठीक है ना। तो ये क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम का पालन नहीं करता, ठीक है ना। तो ये हो गई ग्राफी विधि, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गई ग्राफी विधि। अब हम लोग बताने जा रहे हैं मैथमेटिकल
मैथमेटिकल विधि क्या होता है, यानी कि गणितीय विधि, एनालिटिकल मेथड क्या होता है। ठीक है ना। तो वो देखिए क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ, सहचर एसोसिएटिव लॉ का पालन करता था, लेकिन ये नहीं करता है। ठीक है ना। अब हमारा गणितीय विधि से हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे, जैसे उसमें करेंगे, करना कुछ नहीं है। ठीक है ना। एक फार्मूला उसी तरह से मिलेगा, गणितीय विधि। ठीक है ना, मैथमेटिकल मेथड। अब इसमें क्या है कि ये वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर और एक दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है और 36 मान लीजिए थीटा एंगल पर है इस वेक्टर से। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी करना है या b माइनस ए करना है। ठीक है ना। तो हम गणितीय विधि से एक, जैसे उसमें हमने एक फार्मूला निकाला था कि r इक्वल टू होता है वेक्टर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, ये परिणामी सदिश का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो होता है दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ये, यानी हमें ये चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए अब करते क्या है, इस वेक्टर को जो है हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना। हम पहले वेक्टर को, वही जो हमने पहला मेथड बताया था कि दूसरे वेक्टर को जो है डायरेक्शन अपोजिट करके उसको ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, पहला वेक्टर यहाँ पे हमने खींचा ए, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में है। ठीक। तो हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन, अब देखिए दोनों के बीच का एंगल तो ये थीटा है, दोनों के बीच के एंगल क्या है, थीटा है। हमने इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लगा दिया। अब क्या करना है कि हमें डिफरेंस लेना है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट करके ऐड कर देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन जब हम अपोजिट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये माइनस बी हो गया। हमें ए माइनस बी लेना है। तो देखिए दो वेक्टर है, अगर हम इसको चतुर्भुज पूरा करें, एक चतुर्भुज बनाना चाहें तो ये बनेगा, और परिणामी हमेशा इनके बीच से होकर के जाता है, तो परिणामी क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। चतुर्भुज का नियम कब लागू होता है कि जब दो वेक्टरों का टेल टेल मिला होता है। ठीक है ना। तो चतुर्भुज आप बनाते हैं, तो एक चतुर्भुज कंपेयर बनाते हैं और फिर देखते हैं कि परिणामी कहाँ से जाएगा, जब दो वेक्टरों का जो कटान बिंदु होता है, जो कहने का आसन भुजाएं कटान बिंदु से परिणामी होकर जाता है, तो ये r बन जाएगा। ठीक है ना, r बन जाएगा a माइनस बी। ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसकी डायरेक्शन को पलट करके इसमें ऐड कर दिया, यानी आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, बात वही है ना। हमने क्या किया कि इसको जो है पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पे। अभी इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है जो दिया हुआ है, बस इसकी डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया, अब इन दोनों को जोड़ दिया। तो पहले हम पैरेललोग्राम पूरा करेंगे, और पैरेललोग्राम में हम देखेंगे कि इसका परिणामी क्या होगा, इन दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण होता है वही होता है। अब हमें इसकी बात करनी है मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग देखते हैं इन दोनों वेक्टरों के बीच ना, तो ये एंगल तो हमें मालूम है। अब ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल जानते हैं कितना, पूरा 180 है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना। और हमने ये जो है फार्मूला पढ़ लिया हुआ है, बस इसी में हम जो cos थीटा के जगह हम क्या रख देंगे, 180 माइनस थीटा, यानी हमारा जो फार्मूला ये है एडिंग वाला, क्योंकि हम ऐड ही कर रहे हैं, तो शर्तें यहाँ पे दो वेक्टरों के बीच का ये एंगल जो है बदल गया है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिख देंगे हम cos 180 माइनस थीटा,
और एक चीज याद रखना कि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है प्लस साइन थीटा। ये याद रखना त्रिकोणमिति से, ठीक। अभी देखिए ये r जो है इसका मैग्नीट्यूड है, a जो है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर दोनों पे मैग्नीट्यूड ही है और ये दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल इस समय cos 180 माइनस थीटा है। अब यहाँ पर अगर हम हल करें तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका मान क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमने बदल दिया तो इस वेक्टर के आगे माइनस लग गया, तो आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं रखे। तो देखिए ये जितना भी अंदर चीज सब रखी गई है सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखा गया, और मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये माइनस भी वेक्टर फॉर्म में है ना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ना रख के हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक चीज याद रखिएगा कि कैसे आया। दूसरी चीज ये है कि ये जो cos थीटा है, ये cos थीटा है, ये वाला थीटा रख दे शुरू में उन दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है, यानी ये थीटा याद रखिएगा। गलती से आप ये वाला एंगल मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थीटा क्या है कि प्रारंभ में दो सदिशों के बीच का कोण होता है, ठीक है ना। प्रारंभ में दो सदिशों के बीच का कोण होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका ये मिल गया। बस फर्क क्या है कि वहां पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा होता है। थीटा जो है प्रारंभ में उनके बीच का जो एंगल है वो लिया जाता है, उनकी डायरेक्शन बदलने के बाद दो वेक्टरों के बीच का एंगल नहीं, शुरू में दोनों के बीच कितना एंगल होता है वो लिया जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला बनाने के लिए इस वक्त हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल हम इस फार्मूले में रख के ये लाए। लेकिन जो सिर्फ थीटा आ रहा है तो थीटा तो यही है ना, इन दो वेक्टरों के बीच का ही एंगल है जो प्रारंभ में। उसी तरह से आप डायरेक्शन के लिए ले सकते हैं। डायरेक्शन हमने पढ़ा था उसमें tan अल्फा बराबर b sin थीटा। अगर मैंने पढ़ामी ये अल्फा कोण बना रहा है, यहाँ से ये वाला कोण अगर अल्फा है तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा a प्लस बराबर b cos थीटा, ठीक है ना। तो आप थीटा के जगह या कौन सा एंगल रखेंगे इन दोनों के लिए, ये तो हो जाएगा b sin 180 माइनस थीटा और a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा, ये प्लस ही रहता है तो b sin थीटा ही रहेगा, और ये माइनस हो जाता तो a माइनस b cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, ये और a। और थीटा याद रखिएगा, जो इस कैलकुलेशन के बाद जो थीटा आएगा प्रारंभ में दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल होता है वो लिया जाएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने वेक्टरों के घटाना में गणितीय विधि देखा, जिससे दो हमने फार्मूले डायरेक्शन निकालने का फार्मूला और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हमने बता दिया, और दो वेक्टरों का डिफरेंस कैसे लेते हैं, घटाना कैसे देखते हैं ग्राफी विधि से, तो हमने दो मेथड बताया था। प्रथम वाले मेथड बताया था और द्वितीय मेथड, दो मेथड हैं। तो उसको आप सिंपली ग्राफी विधि से दिखाना तो वो करेंगे, मैथमेटिकल का ये फार्मूला आ गया, आप इसको आप यूज करेंगे सवालों में। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण गुण हैं, सदिश अंतर के महत्वपूर्ण गुण हैं, उन गुणों के बारे में आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सदिश अंतर के कुछ महत्वपूर्ण गुण, जिसमें पहला है कि यदि दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड सेम है और हमने दोनों को एक नया नाम दे दिया, स्मॉल ए आप दे सकते हैं या कैपिटल ए दे सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि एक जनरल फार्मूला आएगा, यानी कहने का मतलब है कि a माइनस बी का एक जनरल फार्मूला आएगा इसका, यानी इसी को हम तो r कहेंगे, इसी को हम लोग r कहेंगे। तो इसका एक जनरल फार्मूला आएगा, कहीं पर भी ये कंडीशन आए तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमने a स्क्वायर को b दोनों का मैग्नीट्यूड a मान लिया है, तो यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहां से हम क्या जानेंगे कि अब सबकी जगह क्या रखना है, स्मॉल a, तो a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर माइनस 2a रहेगा तो a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा 2a कॉस स्क्वायर माइनस 2a कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से 1 माइनस कॉस थीटा को आपको हटाना है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो एक फार्मूला होता है कॉस थीटा का, हमने बताया था कि ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक और है 3 होता है इसके, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है, त्रिकोणमिति में प्रूफ किया गया। तो चूंकि इसको उधर लाइए, इसको इस तरफ लाइए तो उधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और वो आ जाएगा इधर तो हो जाएगा ये, इसके स्थान पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये है मैग्नीट्यूड। तो ये देखिए 2 2 4a स्क्वायर हो जाएगा तो 2a बाहर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो हमें मिल क्या गया ये, ठीक है ना। उसमें देखिए आइडिंग में क्या होता था कि यहाँ पे 2a साइन कॉस थीटा बाई 2 आया था, डिफरेंस में 2a साइन थीटा बाई 2, याद रखिएगा। डिफरेंस में क्या है 2a साइन थीटा बाई 2, और उसमें क्या आया था 2a कॉस थीटा बाई 2। कब? जब दो सदिश का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट अगर हम निकाला जाए तो उसका जो एक जनरल सूत्र आता है ये आता है। एडिशन में यहाँ पे कास होता है और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे साइन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? साइन होता है, ठीक। तो ये इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया आपका। अब इसी में आते हैं केस नंबर 2, एक तरह से आते हैं, इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये है कि यदि ये दिया हो कि यदि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम हो और इसको a मान लें, और यहाँ पे थीटा 60 डिग्री हो। थीटा जानते हैं कि प्रारंभ में दो वेक्टरों के बीच का जो कोण होगा वही रखना है। तब हमारा ये क्या होगा, यानी कि दो सदिशों का सदिश अंतर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। अब करके देखते हैं। देखिए ये वाली कंडीशन पे ये वाला सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। अब ये 2a है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 बाई 2, 2a साइन 30, 2a साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये कट के क्या हो जाएगा a, ठीक है ना। तो यानी कि एक चीज निकल कर ये आई, ये कि जब दो वेक्टरों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, जब दो वेक्टरों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तब दो वेक्टरों का सदिश अंतर जो है का परिमाण अलग अलग उन वेक्टरों के परिमाण के बराबर होगा, यानी कि ये बराबर आ रहा। इसी को हमने तो माना था, यही तो माना था हमने स्मॉल a, लेकिन कब? जब थीटा 60 डिग्री हो, ठीक है ना।
जब थीटा, और अगर ये कंडीशन दी हो, देखिए इसी का अपोजिट चलें, अगर ये कंडीशन दी हो, सवाल में ये दिया हो और पूछे दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, तो निकल के थीटा बराबर 60 डिग्री ही आएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है ना। यानी इसका अपोजिट चलें कि अगर सवाल में ये दिया हो तो आपको थीटा पूछे तो थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री ही आएगा। ठीक है ना। ठीक, तो ये इसका अपोजिट करें, यानी अगर यहां पर एक क्वेश्चन बना दें, यदि ये दिया हो फाइंड थीटा, तो थीटा कितना आएगा आंसर, 60 डिग्री, याद रखना। ठीक है ना। अब इस पे एक बात नोट करने वाली है कि यदि दो एकांक सदिशों के मध्य का कोण 60 डिग्री हो, दो एकांक सदिशों के मध्य का कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, ठीक है ना, तो उनका सदिश अंतर भी एकांक सदिश होता है। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको मिटाकर। यदि दो एकांक सदिशों के, यदि दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यदि दो एकांक सदिशों के मध्य का कोण यानी थीटा 60 डिग्री हो, तो इनके सदिश अंतर का परिमाण, तो इनके सदिश अंतर भी एकांक सदिश होता है। हाँ, परिमाण कहने या उस तरह, यदि दो एकांक सदिशों के मध्य का कोण 60 डिग्री होता है तो इनके अंतर का सदिश भी तो है, होता है, तो इनका सदिश अंतर भी एकांक सदिश होता है। इनका सदिश अंतर भी एकांक सदिश होता है। ठीक है ना भाई। उसका मैग्नीट्यूड तो एक है, जैसे दो एकांक सदिश मैग्नीट्यूड 1 है, उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो इनका सदिश अंतर भी एकांक सदिश होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी मान लीजिए एकांक सदिश है, ये भी एकांक सदिश है, इनके बीच का कोण अगर 60 डिग्री है तो देखेंगे इन दोनों के बराबर, ये भी एकांक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। आप करके देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें और थीटा को 60 डिग्री रखें तो इसका भी मान 1 आएगा। ठीक है ना, इसका भी मान 1 आएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है कि यदि उसका उल्टा चलें कि यदि दो एकांक सदिशों का सदिश अंतर एकांक हो तो उनके मध्य का कोण 60 डिग्री होता। अपोजिट, विपरीत हम क्या बोल सकते हैं, है ना, विपरीत हम क्या बोल सकते हैं कि यदि दो एकांक सदिशों का, यदि दो एकांक सदिशों का सदिश अंतर एकांक हो, यदि दो एकांक सदिशों का सदिश अंतर एकांक हो तो इन दोनों एकांक सदिशों के बीच, दोनों एकांक सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। ये बात याद रखना। ऐसे याद रखेंगे तो कुछ सवाल ऐसा ही लग जाएंगे। ठीक है ना, कुछ सवाल क्या होते हैं, ऐसा ही लग जाएंगे। ठीक है ना, तो इन दो बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसी पे एक सवाल लेते हैं, इसको मिटा करके। अभी 2-3 गुण हैं, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। सवाल ये है कि यदि दो वेक्टरों के सदिश योग का परिमाण अगर उनके सदिश अंतर के परिमाण के बराबर हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना, हो तो ठीक।
तो इन दोनों का फार्मूला हम जानते हैं, वो लगा देंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या जानते हैं, इसका जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। इसका क्या जानते हैं हम लोग, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब क्या करिए, दोनों ओर का आप लोग दोनों ओर का वर्ग स्क्वायर कर दीजिए, तो कड़ी हट जाएगी, तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और इधर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए a बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इधर कट जाएगा, माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब चूंकि ये चीज दोनों तो जीरो है नहीं, ये चीज जीरो है नहीं, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। तो कॉस थीटा का मान अगर 0 आ रहा है तो जरूरी है कि थीटा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसा ही कुछ सवाल हम लोग जब वेक्टर का एडिशन पे न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उसमें आया था कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों अगर 90 डिग्री पर हैं, दोनों अगर 90 डिग्री पर हैं, तो उनका जो है सदिश अंतर और सदिश योग का मैग्नीट्यूड सेम आया था, भले वो डायरेक्शन में अपोजिट थे, अपोजिट मतलब अलग अलग डायरेक्शन में थे, लेकिन उनका बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो वहां पे इनका ये सेम आया था, यहाँ पे बताए थे हम, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल थीटा, अब याद रखिएगा ये सवाल दिया हो तो तुरंत थीटा को 90 डिग्री आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक सवाल इस पर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये एकांक सदिश और ये भी एकांक सदिश है, तो दो एकांक सदिशों का जो सदिश अंतर का मैग्नीट्यूड है वो √2 है, तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों क्या है, एकांक सदिश, ठीक है ना। क्या है, एकांक सदिश है, यानी कहने का मतलब है कि a की वैल्यू जो भी मैग्नीट्यूड जो है 1 है और b का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना। तो जब दो सदिशों का एकांक सदिश सदिशों जब दो सदिश एकांक सदिशों का सदिश अंतर का मैग्नीट्यूड एकांक होता है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण तभी आपने निकाला वो 60 डिग्री होता है। या दो एकांक सदिशों के मध्य अगर कोण 60 डिग्री होता है तो उन एकांक सदिशों का जो मैग्नीट्यूड होता है आपस में बराबर होता है और उनके सदिश अंतर के मैग्नीट्यूड के भी बराबर होता है। तो एकांक सदिश का मतलब है ये 1 1 है। अब इसका अगर हम लोग वो देखें तो हम अगर इसको फार्मूले लगाएं ये वाला, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, एक तरह से a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। अब चूंकि ये सब 1 1 है और ये दे रखा √2, ठीक है ना, तो ये 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी ये 1 गुणे 1 कॉस थीटा, ठीक। तो ये √2, ठीक। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये 1 1 मिलकर के 2 हो जाएगा और ये 2 कॉस थीटा बन जाएगा। अब दोनों ओर का वर्गमूल ले लें तो ये अरे वर्ग कर दें तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, कड़ी हट जाएगी, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस, सॉरी ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कट के इधर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा उस साइड अगर ले जाएंगे आप तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। थीटा 90 डिग्री। अगर दो एकांक सदिशों का सदिश अंतर का मैग्नीट्यूड अगर कुछ दिया है तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, साइन थीटा बाई 2, उसी को √2 मान लीजिए डायरेक्टली, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्टली ये आ गया। अब चूंकि ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है तो। अब a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 हो जाएगी साइन थीटा बाई 2 √2,
या साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा √2/2, या इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2 कट गया, तो साइन थीटा बाई 2 1/√2, ये साइन 45 की वैल्यू है, यानी थीटा बाई 2 45, तो थीटा हो जाएगा 90। ठीक है ना। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से लगाइए। ठीक है, एकांक सदिश है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। ठीक, चलिए एक सवाल और देखते हैं, आगे के कुछ सवाल देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। ठीक है ना। आगे एक सवाल है कि यदि दो एकांक सदिशों का अंतर एकांक सदिश हो तो ज्ञात कीजिए दोनों के मध्य कोण, उनके सदिश योग का मैग्नीट्यूड। उनके सदिश योग का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये तो आप सिंपली बता सकते हैं कि एक 60 डिग्री होगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि एकांक सदिशों का अंतर एकांक सदिश हो तो उनके बीच का कोण 60 डिग्री होता है। अगर दो एकांक सदिशों के मध्य 60 डिग्री होता है तो उनके सदिश अंतर, उसका सदिश अंतर का मैग्नीट्यूड भी एकांक सदिश होता है, एकांक होता है, और सदिश अंतर भी एकांक सदिश होता है। ठीक है ना। तो उनके सदिश योग का मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए आप कितना होगा, आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। योग के लिए हमने 60 फार्मूला क्या बताया था, ये cos θ/2, ये निकालना है। और अगर नहीं ये निकालना है तो आप योग के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, a² + b²। ठीक है ना। जैसे ये एकांक सदिश है, स्मॉल में ही लिख लीजिए, a² b² + 2ab cos θ। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी। अब देखिए ये एकांक होता है तो 2 गुणे 1 cos θ की वैल्यू 60/2 और cos 30 हो गया यहाँ पे, तो 2 cos 30 की वैल्यू यानी √3। यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, ये सब 1 हो जाएंगे और ये भी 1 2 cos θ हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 2 + 2 cos θ, और यहाँ हो जाएगा, इसको आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 + cos θ, और इसको आप लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। इसका फार्मूला आप जानते हैं, तो ये 2 में 2 बाहर आ जाएगा और cos² cos θ/2 बाहर आ जाएगा। देखिए वही फार्मूला मिला, थीटा की वैल्यू पता चल गई है, क्योंकि दो एकांक सदिशों का अंतर एकांक सदिश हो तो ज्ञात कीजिए दोनों का मध्य कोण, तो 60 डिग्री। जब ये पता है तो उनके सदिश योग का मैग्नीट्यूड, तो थीटा जो है क्या है, 30 डिग्री है, अरे 60 डिग्री है, तो आधा हो जाएगा 30, cos 30 की वैल्यू करेंगे 3/2, यानी करड़ी में 3। ठीक है ना। अगर यही सदिश योग करड़ी में 3 आया था, याद रखिएगा, और थीटा जो होता है वो 60 डिग्री आया था योग में, लेकिन अंतर में क्या है, थीटा 60 डिग्री होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा सदिश अंतर का वो √2 आएगा। ये याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है ना, पढ़ाया भी गया है। ठीक, तो चलिए सदिश अंतर का हम उपयोग कहाँ करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगली हेडिंग रहेगी सदिश अंतर। पढ़ते हैं सदिश अंतर का उपयोग। सदिश अंतर का उपयोग, किसी सदिश राशि में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सदिश अंतर का उपयोग किया जाता है। किसी सदिश राशि में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सदिश अंतर का उपयोग किया जाता है। किसी सदिश राशि में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सदिश अंतर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, यानी अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। परिवर्तन में हमेशा अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को घटाया जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखा जाए तो वेग परिवर्तन, ये क्या बता रहा है, ये सिंबल परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन मतलब v2 - v1, v2 तब अंतिम मान वेग होगा और v1 क्या होगा, प्रारंभिक। उसी पे एक सवाल ले लेते हैं, यदि a को उलट दिया जाए तो ज्ञात करो a में परिवर्तन और उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन।
यहाँ इस सदिश में परिवर्तन क्या होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड में परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन यहाँ पे क्या होता है, ए को ही उलट दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि A1 जो है वो ए है और A2 जो है वो माइनस ए है, उलट दिया गया। तो ये जो हो जाएगा सदिश में परिवर्तन A2 माइनस A1। तो देखिए A2 क्या हो, माइनस ए हो जाएगा और माइनस ए पहले से है, यानी कि ये हो जाएगा। लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन, तो अगर हम ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तब भी हमको ए मिलेगा, ठीक है ना, और A2 का मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस ए का मैग्नीट्यूड तब भी हमको क्या मिलेगा। तो जो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो जाएगा वो A2 माइनस A1, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी वो जीरो वेक्टर मिलेगा, यानी नल वेक्टर, यानी जीरो सदिश मिलेगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड में देखिए ये मिल गया और सदिश का अंतर ये मिल गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमने आज जो है सदिश अंतर के बारे में पढ़ा कि सदिश, दो सदिशों का सदिश अंतर का मैग्नीट्यूड कैसे ग्राफीय विधि से निकाला जाता है, गणितीय विधि से कैसे निकाला जाता है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखे, उसके महत्वपूर्ण कुछ गुण देखे, और सदिश अंतर का उपयोग हमेशा परिवर्तन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया वेग परिवर्तन में, और फिर हमने एक सवाल लिया इस पे, ठीक है ना। और इसी पे रिलेटेड, इसी पे आधारित हम बहुत कुछ सवाल लेके अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।